Hello, guys. A very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma, and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020, जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम जून 2019 टू अप्रैल 2020. दिस इज आर लेक्चर नंबर 27 एंड दिस लेक्चर इज़ वेरी स्पेशल लेक्चर. वाई? बिकॉज यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट नोबल प्राइजेस कि किन किन कैटेगरीज में नोबल प्राइजेस दिए गए एंड क्या क्या रीजंस थे, उनके बारे में हम डिस्कशन में लेंगे. देखिए, रटना बहुत इजी है कि इनको नोबल प्राइज़ मिल गया, इस कैटेगरी में मिल गया, बट समझना उतना ही ज़रूरी है. तो इस जो पर्टिकुलर लेक्चर है इसको हम इसलिए लेकर आए हैं जिससे आप समझ सकें कि ये जो नोबल प्राइजेस मिलते हैं ये क्यों मिलते हैं और ऐसा क्या स्पेशल था इन चीज़ों में कि इनको नोबल प्राइज़ मिला. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ. बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, यू नो कि आपको क्या करना है. आपको यूज़ करना है हमारा डिस्काउंट कोड स्टडी IAS और आपको मिल जाएगा डिस्काउंट. तो डिस्काउंट को लीजिए, अनअकैडमी प्लस की तरफ मूव ऑन कीजिए, अच्छे अच्छे जो एजुकेटर्स हैं उनसे गाइडेंस लीजिए. आपको बहुत ज़्यादा सहायता होगी UPSC CSC के एग्जामिनेशन में. ओके, स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ. दैट इज़ नोबल प्राइजेस 2019. ठीक है, नोबल प्राइजेस को डिक्लेयर किया गया 2019 में. यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, इकोनॉमिक्स स्टडीज़, लिटरेचर, पीस. ठीक है, इन सब कैटेगरीज में मिलता है नोबल प्राइज़. ये हैं विनर्स के नेम एंड ये है इनके वर्क रिकॉग्नाइज्ड. ये आपके लिए इसलिए है जिससे आपको पता हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि इन कैटेगरीज में मिला था, और कभी भी आपको अगर रिवाइज करना हो तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज दैम. ठीक है, यू ऑलरेडी नो, इस लेक्चर के बाद आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि अगर कोई भी चीज़ हो रही है, सपोज जैसे मेडिसिन में किसी बेसिस पर मिला है तो क्यों मिला है आपको ऑलरेडी पता है. तो लास्ट में आपको ज़्यादा उसमें टाइम इंडल्ज नहीं करना पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू सी द टाइटल एंड आपको समझ आ जाएगा कि इसमें ये चीज़ थी और इसलिए ये नोबल प्राइज़ दिया गया. ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आप बाद में इसको रिवाइज कर सकें. स्टार्ट करते हैं अपने नोबल प्राइजेस के साथ. बट बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए कि नोबल प्राइज़ होता क्या है. देखिए, जो विल थी स्वीडिश साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबल जी की, उसमें उन्होंने जिक्र किया था 5 नोबल प्राइजेस का इन 1895. उसके बाद से ही केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इन सब कैटेगरीज में, इन सब फील्ड्स में नोबल प्राइज़ दिया जा रहा है लोगों को, रिप्यूटेड लोगों को. द नोबल फाउंडेशन इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसको 1900 में बनाया गया था एंड इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि ये फुलफिल कर सके एक्सपेक्टेशन ऑफ एल्फ्रेड नोबल्स विल. ठीक है, प्राइज़ आपको मिला जाता है केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स, फिजियोलॉजी, इन सब में. ठीक है, फर्स्ट टाइम जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 1901 में. अब एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में उठता है कि ये जो नोबल प्राइज़ है ये देता कौन है, कौन सेलेक्ट करता है. ठीक है, तो जो विल थी, जो टेस्टामेंट था एल्फ्रेड नोबल जी का, उसमें लिखा हुआ था कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस होंगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगी टू गिव द नोबल प्राइजेस. तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस नोबल प्राइज़ देगी फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में. कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट फॉर नोबल प्राइज़ देगी फिजियोलॉजी और मेडिसिन में. स्वीडिश अकेडमी फॉर नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर, ठीक है, ये देगी. एंड अ कमिटी ऑफ 5% टू बी इलेक्टेड बाय नॉर्वेजियन पार्लियामेंट फॉर द नोबल पीस प्राइज़. देखिए, नोबल पीस प्राइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्राइज़ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर प्राइजेस. ये जो फिज़िक्स का प्राइज़ है, केमिस्ट्री का प्राइज़ है, फिजियोलॉजी का प्राइज़ है, ये दिया जाता है स्टॉकहोम, स्वीडन में. ठीक है, बट ये जो पीस प्राइज़ है ये थोड़ा डिफरेंट है. ये आपको कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है ओस्लो के अंदर. ठीक है, ओस्लो विच इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे. एंड जो और अदर जितने भी जो नोबल प्राइजेज़ हैं वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम विच इज़ द कैपिटल ऑफ स्वीडन. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखना. ये चीज़ आपके लिए बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकती है, इसकी वजह से आप एक मार्क्स भी गंवा सकते हैं UPSC में, इसलिए याद रखिएगा इस चीज़ को. ठीक है, इन 1968 सेवरेजिस Riksbank established the Severidges Riksbank Prize in Economics Sciences in memory of Alfred Nobel. ठीक है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज को दिया गया टास्क कि वो सेलेक्ट करेंगे इकोनॉमिक्स साइंसेज में किन किन को नोबल प्राइजेस दिया जाए, और 1969 में स्टार्ट हो गया था इकोनॉमिक्स में भी नोबल प्राइज़ को देना. While the 5 Nobel prizes are based on a fund set up from wealth
बाय एल्फ्रेड नोबल, उनका जो बीक्विट था उसके अंदर था द इकोनॉमिक प्राइज इज बेस्ड ऑन द डोनेशन रिसीव्ड बाय नोबल फाउंडेशन इन 1968। तो ये जो इकोनॉमिक प्राइज है बाय द डोनेशन रिसीव्ड बाय नोबल फाउंडेशन एंड और सब जो है दे आर गिवन बाय द बीक्विट बाय एल्फ्रेड नोबल। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले नोबल प्राइज़ के साथ, दैट इज़ नोबल प्राइज़ इन फिजिक्स 2019 में मिला। ये आप देख सकते हैं 3 महारथी लोग, इनको मिला फिजिक्स में नोबल प्राइज़, जेम्स पीबल, माइकल मेयर एंड डिडियर क्यूलिक्स। नोबल पीस प्राइज़ की जो प्राइस मनी होती है 50% मिली पीबल को एंड 25% मिली मेयर एज वेल एज क्यूलॉक्स को। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो जेम्स पीबल्स थे उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट एक डिस्कवरी करी एज कंपेयर टू माइकल एंड डिडियर। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। द नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स हैज़ बीन अवॉर्डेड टू जेम्स पीबल फॉर थ्योरेटिकल डिस्कवरीज इन फिजिकल कॉस्मोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि जेम्स पीबल क्या डिस्कवरी लेकर आए दुनिया के सामने। उन्होंने बताया अबाउट थ्योरेटिकल डिस्कवरीज इन फिजिकल कॉस्मोलॉजी। बहुत सालों से अपने लाइफ का एक मेजर पार्ट जेम्स ने इसी पर्टिकुलर डिस्कवरी में निकाल दिया कि यूनिवर्स कैसे आया, क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एंड इसीलिए उनको देर से रिकॉग्नाइज़ किया गया पर खूब रिकॉग्नाइज़ किया गया कि उनकी जो डिस्कवरी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। देखिए, पीबल ने बताया कि यूनिवर्स को कैसे समझने की ज़रूरत है, यूनिवर्स में क्या चीज़ है जो कि प्रेजेंट थी उस समय पे कि इतना बड़ा यूनिवर्स फॉर्म हो पाया। अकॉर्डिंग टू हिम यूनिवर्स व्हेन स्टार्टेड, मतलब बिग बैंग थ्योरी के टाइम पर, उस टाइम पर एक फेंट माइक्रोवेव रेडिएशंस थे जो कि एक्सपैंड हो रहे थे पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, उसी के एक्सपेंशन की वजह से डिफरेंट चीज़ें इवॉल्व हुई, डिफरेंट चीज़ें बनी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, स्टार्स। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई। और इस स्टडी से क्या होगा, इनकी जो स्टडी थी, इन्होंने कॉस्मोलॉजी के बारे में बताया, यूनिवर्स के बारे में बताया, गैलेक्सीज़ के बारे में बताया। इस स्टडी से क्या होगा, आगे की जो स्टडीज़ होंगी यूनिवर्स के ऊपर वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। हमें पहले ही पता है कि एक फेंट माइक्रोवेव रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल हैं काफ़ी सारी फॉर्मेशंस के लिए दैट आर हैपनिंग इन यूनिवर्स। ठीक है, ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं इनका बहुत बड़ा रोल था बिग बैंग थ्योरी के टाइम पर। ठीक है, इसको जेम्स पीबल ने एम्फोसाइज किया। ठीक है, ही ऑल्सो इंटरप्रेटेड ट्रेसेस फ्रॉम द इन्फेंसी ऑफ द यूनिवर्स एंड डिस्कवर्ड न्यू फिजिकल प्रोसेसेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई इन्होंने कि ये जो यूनिवर्स है, जब भी हम यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं वी थिंक अबाउट द स्टार्स, प्लैनेट्स, सन। ठीक है, इन सब के बारे में हम सोचते हैं क्योंकि हमारी पहुंच यहीं तक है। हम ह्यूमंस ने यहीं तक डिस्कवर किया है यूनिवर्स को। ठीक है, बट दिस इज़ जस्ट द 5% ऑफ कंटेंट जो कि हमको पता है। ठीक है, 95% ऑफ द कंटेंट इज़ नोन एज द डार्क मैटर और द डार्क एनर्जी। इसको एम्फोसिस किया इन सर ने। ठीक है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई इन्होंने कि डार्क मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ द यूनिवर्स इज़ अनएक्सप्लोर्ड। हमको नहीं पता है वहाँ पर क्या क्या मिस्ट्री है, वहाँ पर कैसी चीज़ इवॉल्व हो रही हैं, वहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो तथ्य हैं वो सामने लेकर आए जेम्स सर। अब बात करते हैं माइकल मेयर एंड डिडियर क्यूलॉक्स के बारे में। इन्होंने डिस्कवर किया एक एक्सो प्लैनेट को दैट इज ऑर्बिटिंग अ सोलर टाइप स्टार। देखिए, ये जो एक्सो प्लैनेट है इसका नाम है 51 पैगसी बी। 1995 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया एंड दिस इज द फर्स्ट एक्सो प्लैनेट फाउंड। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि व्हाट इज़ एन एक्सो प्लैनेट। देखिए, हम अपने सन को देखते हैं और प्लैनेट्स को देखते हैं तो हमें लगता है यूनिवर्स कितना बड़ा है। ठीक है, सन के अराउंड कितने सारे प्लैनेट जो हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जो यूनिवर्स है उसमें बहुत सारे स्टार हैं जिनके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं एक्सो प्लैनेट। बट एक कंडीशन है, दे शुड बी आउट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम हम मानते हैं कि इतने प्लैनेट्स हैं, एक सन है और ये सब इनके अराउंड मूव कर रहे हैं, इससे बाहर कोई भी सन हो, कोई भी स्टार हो, ठीक है, उसके अराउंड कोई भी प्लैनेट मूव कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो, उसको हम कहते हैं एक्सो प्लैनेट। ये सब इन्होंने डिस्कवर किया बाय अ डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, डॉपलर इफेक्ट क्या है, हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग सोर्स ऑफ वेव्स
इन विच देयर इज एन अपेरेंट अपवर्ड शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी। देखिए जिस तरफ को सोर्स मूव कर रहा है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फ्रीक्वेंसी इज़ हायर, एंड जहाँ से वो जा रहा होता है दैट टाइम द फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी लो। ठीक है, इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। इसी मेथड के थ्रू माइकल एंड डिडियर ने बताया कि कैसे एक्सोप्लैनेट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया इस एक्सोप्लैनेट को। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डॉपलर इफेक्ट ने बेसिकली क्या कंट्रीब्यूशन दिया है इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट नोबेल प्राइज, दैट इज नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ये 3 लोग हैं, ये 3 सर हैं जिनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से नवाजा गया। जॉन बी गॉर्डनफ, एम स्टैनली विटिंगम एंड अकीरा योशिनो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इनको किस लिए मिला है और लिथियम आयन बैटरी होती क्या है। इन 2019 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री jointly awarded to John B. Guttingham, B. Stanley and Akiro Yoshino for the development of lithium ion battery। ठीक है, इन अर्ली 1970 जो डॉक्टर विटिंगम थे उन्होंने डेवलप किया फर्स्ट फंक्शनल लिथियम बैटरी को। जो डॉक्टर गॉर्डनफ है उन्होंने डबल किया द लिथियम आयन बैटरीज पोटेंशियल। ठीक है, एंड इन्होंने एक साथ कलेक्टिवली बेसिकली काम किया। डॉक्टर योशिनो succeeded in eliminating a pure lithium from the battery, instead basing it wholly on lithium ions। तो इन लोगों ने कलेक्टिवली वर्क किया लिथियम आयन बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करने में, उसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने में। लिथियम आयन बैटरी को माना जाता है कि इट इज़ द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिथियम आयन बैटरी होती क्या है और क्या डिफरेंट है इनके अंदर। देखिए इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि हाउ लिथियम आयन बैटरी वर्क्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे मूव फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। ठीक है, किसी भी बैटरी में आपको क्या देखने को मिलेगा, देयर इज इलेक्ट्रोलाइट, देन देयर इज द पॉजिटिव कैथोड एंड नेगेटिव एनोड। ये जो लिथियम आयंस होते हैं ये मूव करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड ऐसे फर्दर ये मूव करता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव, इससे अपोजिट चार्ज मूव करता है। और ऐसे लिथियम आयन बैटरी जो होती है वो नॉर्मल बैटरीज की तरह वर्क करती है। बट इसके अंदर क्या चीज़ स्पेशल है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये रिचार्जेबल है, आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो दे आर वेरी लाइट, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं ईजीली। आप इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं कि कैसे मूवमेंट होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लिथियम आयंस मूव करते हैं और कैसे चार्ज मूव करता है और कैसे इनको वापस से रिचार्ज किया जा सकता है एंड दे कैन बी इजीली पुट इनटू द यूजेज। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरी कैन बी अ वेरी गुड फ्यूचर, कैन बी अ वेरी गुड इनोवेशन फॉर ह्यूमंस, इसलिए इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। The lithium-ion batteries have reshaped energy storage and transformed cars, मोबाइल फ़ोन्स, हर डिवाइस में इसको यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इनके बेनिफिट्स ही इतने ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये बैटरी वर्क करती है, नॉर्मल बैटरीज की तरह ही वर्क करती है। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a battery. Electron move from the negative electrode that is the anode to the positive one that is the cathode, और इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये रहा वो डायग्राम जिसको हमने एक्सटेंसिव रूप में कवर किया और समझा कि कैसे जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनको हम एक रिवोल्यूशनरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। देखिए कोरोना वायरस के टाइम पर हमने एक चीज़ तो समझ ली है कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल है मेडिकल सेक्टर, कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम न्यू डिस्कवरीज लेकर आएँ फिजियोलॉजी के अंदर, मेडिसिन के अंदर। ह्यूमंस के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ये मैनकाइंड के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 लोग, ये 3 सर, विलियम जी कैलन जूनियर, सर पीटर जे रैटक्लिफ एंड ग्रेग एल सेमेंजा, इनको मिला नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ हाउ सेल्स सेंस एंड अडेप्ट टू दी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो मतलब यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि ऑक्सीजन और सेल का क्या कनेक्शन होता है और इन्होंने किस चीज़ को डिस्कवर किया। देखिए इन्होंने डिस्कवर किया कि हाउ सेल सेंस एंड अडेप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, कि जो सेल होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, वो कैसा रिएक्शन देता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर, कि ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वो कैसा रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो कैसा रिएक्ट करता है। देखिए ये जो सेल होते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इनसे बनकर ही टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं,
फिर जो टिश्यूज़ होते हैं वो मिलकर ऑर्गन फॉर्म करते हैं, फिर एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है एंड फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं एंड एक जो सेल है वो कितना वर्क करता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए। ठीक है, ये जो सर हैं इन्होंने बताया, इन तीनों सर ने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो सेल के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की वजह से एक रिएक्शन देखने को मिलता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। द डिस्कवरी बाय साइंटिस्ट एम टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर मशीनरी that regulate the activity of genes in response to varying level of oxygen, कि जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो ज़्यादा हो सेल्स कैसे वर्क करते हैं। ओके, ग्रेग एल सेमेंजा को अवार्ड दिया गया फॉर द प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाइपोक्सिया। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हाइपोक्सिया क्या होता है। देखिए, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब इनसफिशिएंट हो जाती है एक सेल के अंदर या नॉर्मल लाइफ में जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, एक लो आरटीएल ऑक्सीजन सप्लाई देखने को मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोक्सिया। ठीक है, तो ये जो सर हैं इनको मिला है नोबेल प्राइज फॉर हाइपोक्सिया इंडक्टिबल फैक्टर 1 HIF1 प्रोटीन। ठीक है, इस प्रोटीन के लिए मिला है। ये जो प्रोटीन है ये स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्विचिंग जीन्स ऑन एंड ऑफ। ठीक है, कि ऑक्सीजन डिमांड के लेवल पर कैसे जो जीन्स होते हैं वह ऑन ऑफ हो जाते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया। सर पीटर जे रैटक्लिफ प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। ठीक है, ही अर्नड हिज शेयर ऑफ द प्राइज फॉर डिस्कवरिंग अ मैकेनिज्म कॉमन टू ऑल सेल। ठीक है, कि ऑक्सीजन लेवल आर लो इन द सेल, दिस मैकेनिज्म सिग्नल्स द किडनी टू प्रोड्यूस मोर रेड सेल। जब ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है तो हमारे बॉडी जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करता है किडनी को कि वो ज़्यादा रेड ब्लड सेल RBC को डेवलप करे, विच कैरी द वाइटल मॉलिक्यूल थ्रू आउट द बॉडी, की वो थ्रू आउट द बॉडी जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको कहीं भी डिसरप्ट नहीं होने दे। ठीक है, इसके बारे में बताया सर पीटर जे रैटक्लिफ ने। सर विलियम जे केलिन जो कि प्रोफेसर हैं एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने रिसीव किया ये प्राइज़ फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अ जेनेटिक सिंड्रोम जिसका नाम है वॉन हिपल लिंडवा डिजीज़। देखिए, ये कभी इससे पहले इतनी ज़्यादा डिस्कशन में नहीं ली गई, तो ये डिज़ीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक सिंड्रोम है जिसके अंदर बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पर ट्यूमर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्यूमर फॉर्म हो जाते हैं। ये कैंसरस भी होते हैं, नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो इस पर्टिकुलर जेनेटिक सिंड्रोम के बारे में इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और इन्होंने फाउंड आउट किया दैट जीन बिहाइंड VHL encodes for a protein that seemed to prevent cancer and was implicated in its response to low oxygen level. Okay, इन्होंने डिस्कवर किया कि इवेंचुअली हाइपोक्सिया इंड्यूकेबल फैक्टर 1 प्रोटीन है। इट गिव पोटेंशियल अंडरस्टैंडिंग टू ट्रीट अ रेंज ऑफ कंडीशंस जैसे कैंसर, डायबिटीज़, कोरोना आर्टरी डिजीजेस। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है इसको अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन की जो डिपेंडेंसी है, ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है, उससे सेल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। हो सकता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो कैंसर जैसी सिचुएशन फॉर्म हो गई, या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ गई, या कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये सब लोगों ने इंटरलिंक्ड वे में बताया कि जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और हमारे जो सेल हैं वो कैसा रिएक्शन देते हैं। दे आर नॉट द सेम व्हेन अवेलेबिलिटी इज़ नॉर्मल एंड इट इज़ वेरी लेस। ठीक है, वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। ठीक है, द साइंटिस्ट फोकस्ड ऑन डेवलपिंग ड्रग्स दैट कुड ट्रीट डिजीजेस। ठीक है, ये जो डिजीजेस हो जाती हैं या ब्लॉकिंग हो जाती है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सेंसिंग मशीनरी की, इसके लिए ऐसे ड्रग आ पाएँ जो कि मदद कर पाए हमारी बॉडी को। ठीक है, इन्होंने इसे लाने की बात करी। फॉर एग्जाम्पल, द ऑक्सीजन रिस्पॉन्स इज कन्फिस्केटेड बाय कैंसर सेल्स। ठीक है, विच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स टू हेल्प देमसेल्फ ग्रो। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या होगा, कैंसर सेल्स के टाइम पर क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बात करी। तो एक बहुत ही बेहतरीन डिस्कवरी है ये, जो ह्यूमंस हैं उनकी लाइफ बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगी ये। ठीक है, हमारे मेडिसिन सेक्टर को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगी, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द US विनर्स ऑफ 2019 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डेफ्लो एंड माइकल क्रेमर। ये आप देख सकते हैं इनकी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। इनको मिला
नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इनको किस वजह से मिला, क्या ऐसी बेहतरीन डिस्कवरी करी इन्होंने कि इनको इससे नवाजा गया। द सेवरेज रिस्पैंग प्राइज in economic sciences for 2019 was jointly awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kramer. Abhijit Banerjee and Esther Duflo, they are a couple, ठीक है, and Michael Kramer इनको मिला है for their experimental approach to alleviating the global poverty. पॉवर्टी के लिए इन्होंने कुछ ऐसे तथ्य सामने रखे जो कि बहुत ज़्यादा मदद करेंगे हमें समझने में कि कैसे कोई भी देश अपना जो पॉवर्टी है उसके स्तर को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है, लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। दिस ईयर लॉरेट्स हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू अप्रोच। ये एक न्यू अप्रोच लेकर आए हैं इन आंसर्स के लिए कि कैसे हम फाइट कर सकते हैं ग्लोबल पॉवर्टी से, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। Their approach divides the larger issue into the smaller ones that could be easily examined to find out the solution to the problem कि कैसे पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जाए। द थ्री adopted an evidence based approach। इन्होंने एविडेंस के बेसिस पर अपने तथ्य सामने रखे to apply their theory to real life situations using randomized trials and then assessing the outcomes। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे फील्ड वर्क्स के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सामने लेकर आए। इंडिया में इन्होंने देखा कि डिस्पाइट इम्यूनाइजेशन यहाँ पर जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं वैक्सीनेशन शॉट के लिए। तो ये जो टू इकोनॉमिस्ट हैं अभिजीत बैनर्जी एंड एस्थर डफलो, इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक बैग ऑफ पल्सेस फ्री देंगे वुमेन को हु ब्रॉट देयर बेबीज़ टू वैक्सीनेशन, कि आप वैक्सीनेशन के लिए आएँ और एक बैग पल्सेस का ले जाएं। ये एक फ्री भी पॉलिसी थी और इससे इन्होंने देखा कि रेट ऑफ इम्यूनाइजेशन बढ़ गई उस रीजन के अंदर। द फील्ड वर्क बेस्ड अप्रोच दैट दीज इकोनॉमिस्ट हैव प्रेजेंटेड हैज़ रिवोल्यूशनराइज द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड मेड इट मोर रेलिवेंट टू द पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने समझा कि कैसे पॉलिसीज़ को हमें डिज़ाइन करना है, कैसे लोग अपने बेनिफिट के लिए आएंगे। ठीक है, इन दिस वे एक्सपेरिमेंट बेस्ड अप्रोच से ये जो दो सर हैं मैम हैं ये एक रिवोल्यूशन लेकर आए। ठीक है, इन्होंने बताया कि कैसे लोग अपने फ़ायदे के लिए आएंगे, कैसे उनको बेनिफिट कर सकते हैं। ठीक है, द ट्रायो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड हैव बेनिफिटेड मोर देन 5 मिलियन इंडियन चिल्ड्रन। इतनी आबादी को वो मदद कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कारगर रहा इनका जो एक्सपेरिमेंट था। एस्थर डेफ्लो हैज़ बिकम द सेकेंड वुमेन बन गई हैं एस्थर डेफ्लो टू विन द प्राइज आफ्टर एलेनोर एस्ट्रॉम ऑफ द यूएसए इन 2019। शी इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट एवर टू विन द प्राइज। ठीक है, यंगेस्ट वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है एंड शी इज़ द सेकेंड वुमेन जिनको केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला है। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। चलिए बात करते हैं अबाउट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा ये पर्टिकुलर नोबेल प्राइज़ 2018 एज वेल एज 2019। ठीक है, इन दोनों के नोबेल प्राइज़ एक साथ अनाउंस किए गए। ये आप देख सकते हैं 2018 के लिए मिला ओल्गा टोकार्स्कू एंड 2019 के लिए मिला पीटर हैंडके को। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इन दोनों को किस डिस्कवरी की वजह से मिला नोबेल प्राइज़। ये आप देख सकते हैं लास्ट ईयर द स्वीडिश अकेडमी जो कि स्टॉकहोम के अंदर है, उन्होंने 2018 का नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर अनाउंस नहीं किया था। क्योंकि एक इंसान के ऊपर एलिगेशंस लगे थे फॉर सेक्सुअल मिसकंडक्ट। अभी तो वो जेल के अंदर है। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी अब ख़त्म हो गई है, इसलिए 2019 के अंदर 2018 एज वेल एज 2019 के जो नोबेल प्राइजेज़ हैं उनको अनाउंस किया गया। जो हैडके हैं सर हैं उनको अवार्ड किया गया फॉर एन इन्फ्लुएंशियल वर्क दैट विद द लिंग्विस्टिक इंग्विटी हैज़ एक्सप्लोर्ड द पेरिफेरी एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। हैडके सर को ये जो नोबेल प्राइज़ मिला है ये अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है कि एक राइटर को जज करना चाहिए कि नहीं, जो भी उनके जो थॉट्स होते हैं क्या वो पर्सनल बायस दिखाते हैं, क्या वो एक पॉलिटिकल लीनिंग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। बात करते हैं कि क्यों कंट्रोवर्शियल रहा। बेसिकली उन्होंने एक एलिजेंस दिखाया टुवर्ड्स द सर्बियन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, एक सिंपैथी दिखाई टुवर्ड्स द फॉर्मर सर्बियन रेजिडेंट स्लोबैंडन मिलोसेविक। ठीक है, जिनको बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज ने रिस्पॉन्सिबल माना फॉर बॉस्नियन जीनोसाइड। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था ये। ठीक है, 8000 पीपल वर मर्डर्ड ड्यूरिंग दिस बॉस्नियन जीनोसाइड। तो उसके लिए बताया गया कि जो ब्लॉन्डन मिलोसेविक हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे, काफ़ी सारी एजेंसीज़ ने बताया।
उन्हीं के लिए एक सॉफ्ट साइड दिखाई सर ने थ्रू हिज वर्क। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी लेकर आया, बट सर को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ओल्गा मैम को मिला फॉर अ नैरेटिव इमेजिनेशन दैट विद इंसाइक्लोपेडिक पैशन रिप्रेजेंट द क्रॉसिंग ऑफ बाउंड्रीज एज अ फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बन गई 15वीं वुमेन टू विन द नोबेल लिटरेचर प्राइज सिंस 1901। ठीक है, तो अच्छी बात है। देखिए, अगर आप नोबेल प्राइजेस को देखेंगे, जो लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं, इनको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि जो रेशो है दैट इज़ वेरी अनइवन। वुमेन को बहुत कम मिलता है नोबेल प्राइज एज कम्पेयर टू मैन। ठीक है, तो ये भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी बीच में, बट इट इज़ वेरी गुड टू सी कि इस बारी एक इकोनॉमिक्स में भी मिला है, अभी लिटरेचर में भी मैम को मिला है। सो दिस इज़ रियली गुड टू सी वुमेन ऑल्सो हेडिंग फॉरवर्ड। ओके, अब बात करते हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज। ठीक है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और पीस प्राइज़ क्यों मिला है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए हर वे से ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लिए आप मान सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट नोबेल प्राइज़ ये ही है, दैट इज़ नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये थोड़ा डिफरेंट है, ये कहीं और दिया जाता है, ये नॉर्मली स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए कि कहाँ पर दिया जाता है ये नोबेल पीस प्राइज़। तो ये जो 2019 का नोबेल पीस प्राइज़ है ये मिला अबे अहमद अली को। क्यों? फॉर द एफर्ट्स टू अचीव द पीस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। किसके बीच में? एरिट्रिया एंड इथोपिया के बीच में। अबे अहमद अली प्राइम मिनिस्टर हैं इथोपिया के, और उन्होंने एक डिसीजन लिया। बेसिकली काफ़ी सारे डिसीजंस लिए इन्होंने आते ही। क्यों? क्योंकि जो इथोपिया है उसके काफ़ी सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जितने भी जो बाउंडरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ। ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एरिट्रिया के साथ। आप इसको ऐसे मानिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रहता है, एक कंट्रोवर्सी रहती है, एक प्रॉब्लम रहती है, एक कॉन्फ्लिक्ट रहती है, वैसे ही एरिट्रिया एंड इथोपिया के बीच में बहुत सालों से कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल रहा था। दो इट वॉज नॉट एन ओपन वॉर, बट एक बॉर्डर टेंशंस चल रही थी, और ये जो सर हैं इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी को कम करने में। ठीक है, जितनी भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको फिर से ठीक करने में, एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने में। ओके, द टू कंट्रीज रिज्यूम ट्रेड, डिप्लोमेटिक एंड ट्रैवल टाइज। ठीक है, देखने को मिला कि दोनों कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक साथ हाथ मिलाया, उन्होंने कॉपरेशन का वादा किया, डिप्लोमेटिक वादा किए, ठीक है, ट्रैवल टाइज लेकर आए। तो एक अच्छी बात है, एक न्यू एरा ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप देखने को मिला सर के एक इनिशिएटिव की वजह से, इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझना इथोपिया एज वेल एज एरिट्रिया के कॉन्फ्लिक्ट का। देखिए, 1993 में एरिट्रिया ने ब्रोक कर लिया फ्रॉम द फेडरेशन ऑफ इथोपिया। ठीक है, और वो बन गई एक इंडिपेंडेंट कंट्री दैट इज़ लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली एट द माउथ ऑफ रेड सी ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को हम अभी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, अब ये जो कंट्री थी एरिट्रिया ये अलग हो गई। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। 30-year वॉर बाय एरिट्रियन लिबरेशन फाइटर्स अगेंस्ट इथोपिया वो बेसिकली सामने आ गई, वो बेसिकली एक एंड नजर आया उसका। जस्ट ओवर 5 years आफ्टर इंडिपेंडेंस देखने को मिला कि एक लड़ाई फिर से स्टार्ट हो गई एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बदमे। ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बदमे कहाँ पर है। ठीक है, ये है बदमे की लोकेशन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये रहा बदमे, ठीक है, एंड ये रहा अस्मारा, ये रहा अदिस अबाबा। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा, एरिट्रिया की कैपिटल है अस्मारा। ठीक है, तो बदमे के ऊपर लड़ाई चल रही थी, ये आप देख सकते हैं, इथोपिया, एरिट्रिया, यहाँ पर येमेन, सूडान। ठीक है, ये जो टेरिटरीज़ हैं, ये जो ग्रीन एंड रेड में टेरिटरीज़ हैं, ये थी वो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ जिनके लिए लड़ाई कर रहे थे। जो ग्रीन में हैं वो क्लेम करती हैं इथोपिया, बट इट वॉज अवॉर्डेड टू एरिट्रिया, एंड जो रेड वाली हैं इट इज़ क्लेम्ड बाय एरिट्रिया बट आर अवॉर्डेड टू इथोपिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी इन दोनों के बीच में, अब फाइनली कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो गई है। As the conflict evolved into a major refugee crisis,
बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिल गया। 1000 ऑफ एरिट्रियंस जो हैं वो यूरोप की साइड चले गए। जून 2000 में इन लोगों ने कोशिश भी करी कि ये पीस एग्रीमेंट लेकर आ सकें, बट पीस एग्रीमेंट भी किसी काम नहीं आया। बट ये जो एग्रीमेंट है इसने फॉर्मली एंड कर दिया ये जो वॉर चल रही थी एंड स्टैब्लिश किया बाउंड्री कमीशन टू सेटल द डिस्प्यूट। द कमीशन गेव इट्स फाइनल एंड बाइंडिंग रूलिंग इन 2002 एंड बदवे वॉज अवॉर्डेड टू एरिट्रिया। ठीक है, एरिट्रिया को मिल गया ये बदमे की जो इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी जिसके लिए लड़ाई कर रहे थे। हावेवर जो एथियोपिया था उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपके डिसीजन को नहीं मानते हैं, बदमे हमारी टेरिटरी है, हम इसको लेकर रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर अबे अहमद ने ब्रोक कर दिया एक पर्टिकुलर एक जो चीज़ चली आ रही थी, एक जो लेगेसी चली आ रही थी कि नहीं हम तो मानेंगे ही नहीं। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ को ब्रेक कर दिया एंड अनाउंस किया कि एथियोपिया सारे टर्म्स को मानेगी इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के जो कि 2000 में हुआ था। ठीक है, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए इट इज़ नॉट ईजी टू से दैट, क्योंकि लोगों के जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो किसी भी पीस ऑफ टेरिटरी के लिए जुड़ जाते हैं कि ये तो हमारा है। वहाँ से सोच रहे होंगे किसी पर्टिकुलर कंट्री के जो लोग जिससे डिस्प्यूट चल रहा है वो सोच रहे होंगे ये हमारा है। तो लोगों के सेंटिमेंट्स को साइड करके प्रैक्टिकली सोचा इन्होंने कि ज़रूरत है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड कर दिया जाए एंड एथियोपिया एक स्टैंड ले जो कि लोगों के पीस के एक साथ हो। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज दैट इज़ ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया। ठीक है, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका को फॉर्म करती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। नाउ पीस बिटवीन इथियोपिया एंड एरिट्रिया एक एस्टैब्लिश हुई ड्यू टू अबे अहमद्स स्टेटमेंट। इथियोपिया इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री थ्रूआउट द ईयर ऑफ वॉर विद एरिट्रिया had been dependent heavily on Djibouti for access to the Gulf of Aden and over to the Arabian Sea। तो इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, एक easy access मिल जाएगा गल्फ ऑफ एडन एज वेल एज अरेबियन सी के अंदर। द पीस डील विद एरिट्रिया ओपन अप एरिट्रियन पोर्ट्स। ठीक है, एरिट्रियन पोर्ट्स जो हैं वो इथियोपिया के लिए यूज़ हो गए, आगे काम आते हुए नजर आएंगे। ऑन द अदर हैंड एरिट्रिया सैंक स्टेडीली इनटू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड सोशल एंड डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ड्यू टू कंटिन्यूस वॉर विद इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया के अंदर वॉर में रहने की वजह से क्या हो रहा था कि और जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं दे स्टार्टेड आइसोलेटिंग इट। ठीक है, एरिट्रिया को आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया, कोई एक डिप्लोमेटिक टाइज देखने को नहीं मिल रहे थे। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये चीज़ ज़्यादातर देखने को मिलती है कि जो अलायंसेस होते हैं, जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री के बहुत पास है और वो ये जो पर्टिकुलर कंट्री है ये किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, इनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो ये वाली जो कंट्री है जो कि साथ में थी इस कंट्री के, ये भी कोशिश करती है कि इस कंट्री से दूर रहे, इसको आइसोलेट कर दे। तो यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो अब जो एरिट्रिया है वो इस स्टिग्मा से बाहर निकल पाएगा, और भी ज़्यादा कॉपरेशन में आ पाएगा और भी कंट्रीज़ के साथ। Eritrea also faced accusation from United Nations Human Rights Commission repeatedly for the human rights violation। ठीक है, तो इन सब ये जो चीज़ें हैं जो कि एक स्टिग्मा क्रिएट करी थी एरिट्रिया के लिए, इनसे बाहर निकल पाएगा, एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का फ़ायदा ले पाएगा एरिट्रिया। ठीक है, तो एक विन विन सिचुएशन होगी दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। ये जो पर्टिकुलर लेक्चर था ये फुल्ली डेडिकेटेड था आपके लिए कि आप समझ सके कि नोबेल प्राइज़ किन किन चीज़ों के लिए मिला है। ठीक है, और अगर किसी चीज़ के लिए मिला है तो उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा यूपीएससी सीएससी की एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो नीचे मिल जाएगा आपको थम्स अप का बटन, उसको ब्लू कर जाना। यू हैव कमेंट सेक्शन जहाँ पर आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके, एंड यू हैव अ रेड सब्सक्राइब बटन, उसको दबा दीजिए क्योंकि ये जो चैनल है ये आपको मदद करेगा यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को एस करने में। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।